Hi guys, I'm Sweet and you're watching Sweet Academy. As you like it, आज का हमारा मेन थीम है और ये मेरा इंट्रो पार्ट है। मैं सबसे पहले चाहूँ कि एज यू लाइक इट को आगे डिस्कस करने के पहले इसके बारे में बेसिक फैक्ट समझ लें। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है और यू कैन से एक रोमांटिक कॉमेडी भी है। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं, जिसमें से एज यू लाइक इट वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज़ हैं। आज दुनिया का ऐसा कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जहाँ एज यू लाइक इट पढ़ाया ना जाता हो, और जितने भी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं उसमें एज यू लाइक इट का ट्रांसलेशन तो पाया ही गया है। तो चलिए तो एंजॉय करते हैं ये इंट्रो पार्ट। तो अगला साइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले फैक्ट्स जान लें एज यू लाइक इट के बारे में। फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत है। एज यू लाइक इट जो लिखा गया है वो हमारे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन माना जाता है ये 1598 फिर से 1599 के बीच लिखा गया हो। मोस्टली चांस है 1599 ही। और इसका सबसे पहले पब्लिकेशन हुआ था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। क्वार्टो में इसका कोई पब्लिकेशन नहीं है। आप कहेंगे ये फर्स्ट पब्लिकेशन फर्स्ट फोलियो क्या है, तो अगला स्लाइड में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि एज यू लाइक इट का पहला परफॉर्मेंस हुआ था 1603 में, वो भी विल्टन हाउस नाम के थिएटर में जो कि लंदन में है। और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था स्टेशनर कंपनी के साथ 4 अगस्त 1600 में। आप कहेंगे स्टेशनर्स कंपनी क्या है, तो उस समय लंदन में किंग के द्वारा ऑथराइज कंपनी हुआ करती थी, जो जितने भी प्ले राइट्स थे अपने ड्रामा लिखते थे तो वो कॉपीराइट करवाते थे। तो अब सोर्स के बारे में बात करें कि विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा शायद ही कोई प्ले होगा जिसे शेक्सपियर ने अपने मन से लिखा हो। वे पास्ट की किताबों बुक्स हिस्ट्री से अपने लिए थीम उठाते थे, स्टोरी उठाते थे और अपना एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज़ करके उसे प्रोडक्शन करने लायक इस तरह बना देते थे कि लोग के लिए इंटरटेनमेंट हो जाता था। तो एज यू लाइक इट का सबसे जो इमीडिएट और डायरेक्ट सोर्स है वह है थॉमस लॉज के द्वारा लिखा हुआ फेमस कॉमेडी जिसका नाम है रोज़लिंड यूफस गोल्डन लेगेसी है, जो कि 1586-1587 के बीच लिखा गया था और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1590 में। थॉमस लॉज की भी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि उनकी ये जो कहानी है 1350 ईस्वी में एक रोमांस छपा था जिसका नाम था द टेल ऑफ गैमलिन। उसी से उन्होंने ये प्रेरणा लिया था कहानी लिखने का। द टेल ऑफ गैमलिन के बारे में हम जियोफ्रे चौसर के द्वारा रचित द कैंटरबरी टेल्स में भी ये कहानी हमें मिल सकता है। स्लाइड में मैंने बताया था कि फोलियो और क्वार्टो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फोलियो क्या है और क्वार्टो क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फोलियो का मतलब है कि कोई भी आप एक वाइट पेपर शीट उठाइए और उसे एक बार फोल्ड करें। जब आप उसे एक बार फोल्ड करेंगे तो देखेंगे कि उसका 4 साइड में लिख सकते हैं 1 2 3 4 पेजेस। इसी को हम लोग फोलियो कहते हैं। जबकि क्वार्टो क्या है कि अगर उस पेज को आप 2 बार मोड़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें 8 पेज लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शेक्सपियर के 18 प्लेज 1623 के पहले क्वार्टो में ही छपा था, जबकि फर्स्ट फोलियो अपीयर हुआ था 1623 में। इसमें शेक्सपियर के टोटल 36 प्लेज पब्लिश हुए थे, जिसमें कॉमेडी है, हिस्ट्री है और ट्रेजेडीज है। ये फर्स्ट फोलियो फॉर्मेट का प्रिपरेशन किया गया था शेक्सपियर के कुलिग्स के द्वारा, जिनके नाम है जॉन हेमिंगर और साथ ही हेनरी कॉर्नवेल। अब आप फर्स्ट फोलियो और क्वार्टो के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में। किसी भी राइटर के किसी क्रिएशन को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में रजिस्टर्ड है
कि 26 अप्रैल 1564 को उनका बैप्टाइजेशन हुआ था। क्योंकि हमारे पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग के जो बच्चे होते हैं वो जन्म के 3 दिन बाद बैप्टाइज होते हैं। बैप्टाइज एक प्रोसेस है जिसमें चर्च में बच्चे को ले जाया जाता है और प्रिस्ट उस पर कुछ हॉली वाटर छिड़कते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं बाइबल से, और वो बच्चा क्रिश्चियन या बैप्टाइज हो जाता है। तो चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार शेक्सपियर का बैप्टाइजेशन हुआ था 26 अप्रैल 1564 को। इस हिसाब से उनका डेट पड़ता है 23 अप्रैल 1564। उनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन हेवन, जो एवन जो है वर्कशायर में है। वर्कशायर जैसे हम लोग गोविंदपुर बोलते हैं, तो वो शायर उस तरह पुर या डीह के रूप में इंग्लैंड में हुआ था। डेट ऑफ डेथ उनका है 23 अप्रैल 1616 को का, और अभी उनका रेस्टिंग प्लेस है। मृत्यु के बाद उनको दफनाया गया था चर्च ऑफ हॉली ट्रिनिटी में। पिता का नाम जॉन शेक्सपियर है और माँ का नाम मैरी अर्डेन है। अर्डेन थोड़ा सा याद रखिएगा, अगला सेशन में इसका यूज होगा। उनकी पत्नी का नाम एने हैथवे है। जब शेक्सपियर का विवाह हुआ था तो उनकी आयु थी 18 वर्ष, जबकि उनकी वाइफ का आयु था 26 ईयर्स। उनके 3 बच्चे हुए। पहले बच्चे सुसाना थे और बाद में उनके 2 जुड़वे बच्चे हुए, हेमनेट जो कि लड़का था, जूडिथ जो कि लड़की थी। 11 साल के होने पर हेमनेट को कोई अननोन बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस तरह उनके पास सिर्फ 2 बच्चियां ही बची। कैरियर की बात करें शेक्सपियर का तो माना जाता है कि उन्होंने अपना कैरियर 1589 में शुरू किया था और 1613 में समाप्त किया था। क्या क्या जोनरा उनके नाम से है, तो वो एक महान प्लेराइट थे। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे महान ड्रामाटिस्ट का अगर कोई नाम आता है तो वो है विलियम शेक्सपियर। इसके बाद वो कवि भी थे, राइटर भी थे और एक्टर भी थे, यानी अपने रचित ड्रामा में उन्होंने थिएटर में कुछ ड्रामा में एक्टिंग भी किया था। जैसे एज यू लाइक इट में कहा जाता है कि एडम का जो रोल है उन्होंने ही प्ले किया था। उनके नाम से 2 टाइटल है, एक है बार्ड ऑफ एवन यानी एवन के कवि, और दूसरा ही वॉज ऑल्सो द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। कौन से इरा में वो लिखते थे? 2 इरा है, एलिजाबेथन इरा और जैकोबियन इरा। मूवमेंट माना जाता है कि वो इंग्लिश रेनेसेंस से जुड़े हुए हैं। रेनेसेंस आपने पढ़ा होगा, पुनर्जागरण। उनके नाम से टोटल 37 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं और 2 लंबे नरेटिव पोम्स है। जब शेक्सपियर काफ़ी मैच्योर्ड हो गए, पैसा कमाए, तो उन्होंने एक ड्रामा कंपनी में पार्टनरशिप भी कर लिया था और वो ओनर भी बन गए थे। उस ड्रामा कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। बाद में इसका नाम बदल के किंग्समैन कर लिया गया। चलिए, तो एज यू लाइक इट का बात करते हैं। तो उनके कैरेक्टर को समझें, ड्रामेटिस पर्सोने को समझें। तो कैरेक्टर 2 तरह के हैं। पहला वे जो कोर्ट में है, ड्यूक के कोर्ट में, और दूसरा कैरेक्टर है जो अर्डेन नाम के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ ड्यूक का। तो सबसे पहले आप पूछना चाहेंगे कि सर आखिर ड्यूक मीन्स क्या? तो आप यूँ समझिए कि किसी भी देश का हेड जो होता है उसको हम लोग राजा कहते हैं, किंग कहते हैं। और किंग डायरेक्टली सारे प्रदेशों पर राज नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने कंट्री को छोटे छोटे टेरिटरी में बांट देते हैं, जिसको इंग्लिश में डकी कहा जाता है। और उस डकी का हेड को ड्यूक कहते हैं। तो ड्यूक का जो पोजीशन है सेकेंड टू द किंग होता है। तो यहाँ जो कहानी है, फ्रांस के एक डकी का ड्यूक है जिसका नाम है फ्रेडरिक। फ्रेडरिक कौन है? फ्रेडरिक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बड़े भाई, जिसका नाम ड्यूक द सीनियर है, यही नाम दिया है, जो लीगल ड्यूक था, उसको किसी प्रकार के षड्यंत्र रच के उसको एग्जाइल कर देता है, यानी उसको देश निकाला देता है। और ड्यूक द सीनियर हैं, वो जाकर अर्डेन नाम के फॉरेस्ट में निवास करते हैं। कोर्ट के कुछ और भी जो दरबारी हैं, कोटियर्स हैं, वो भी ड्यूक के साथ जंगल में ही निवास करने चले जाते हैं। उस सीनियर ड्यूक की एक बेटी होती है जिसका नाम है रोजलिंड, और फ्रेडरिक का अपना एक बेटी जिसका नाम सिलिया। रोजलिंड और सिलिया में आपस में इतना गहरी दोस्ती प्रेम है कि फ्रेडरिक
जब ड्यूक द सीनियर को बैनिश किया तो रोजलिंड को कोर्ट में ही रख लिया, पैलेस में ही, सेलिया के फ्रेंड के रूप में, और दोनों एक साथ ही बड़ी होती हैं। बाद में कहानी जब हम पढ़ेंगे तो रोजलिंड और सेलिया फिर फॉरेस्ट ऑफ पार्डन की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पर रोजलिंड अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, भेष बदल लेती है और अपना नाम रखती है गैनीमेड, जबकि सीलिया अपना नाम बदल के एलिना रखती है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है टचस्टोन, जो कि कोर्ट का जेस्टर है। जेस्टर बोले तो जैसे आप अकबर के साथ बिरबल को समझिए, भाड़ जिसको बोलते हैं, जोकर जिसको बोलते हैं, जो राजा को हमेशा जोक सुना सुना के खुश रखता है, फ्रेश रखता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है चार्ल्स, जो कि कोर्ट का रेसलर है, फाइटर है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कहानी का जो हीरो है ऑरलैंडो इस चार्ल्स के साथ युद्ध करता है और उसे हरा देता है। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिसके तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर रॉलैंड डे बॉयज, वो जब जीवित थे तो सीनियर ड्यूक के बहुत ही अंतरंग मित्र हुआ करते थे। इस कहानी में उनका कोई रोल नहीं है। उनके 3 पुत्र हैं। सबसे बड़ा जो पुत्र है उनका नाम है ओलिवर डे बॉयज, सेकेंड सन है जैक्स डे बॉयज और थर्ड सन है ऑरलैंडो। इसमें जैक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग बात करेंगे केवल 2 ही भाई के बारे में, ओलिवर और ऑरलैंडो। जब सर रॉलैंड द बॉयज मरने वाले थे, उन्होंने विल में लिख दिया कि ओलिवर द बॉयज ही उनका एयर बनेगा, और साथ ही उस पर यह ड्यूटी दे दिया कि अपने दोनों भाई का बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कराए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी को उचित तरीके से बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन ओलिवर द बॉयज इतना विक्ट दुष्ट व्यक्ति है कि वो अपने दोनों भाई को वो पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि गडेरिया के रूप में उसका पालन पोषण किया, ताकि ये लोग बड़े होकर उससे फाइट ना कर पाए। लेकिन एडम, जो कि फेथफुल ओल्ड सर्वेंट था सर रॉलैंड द बॉयज का और ऑरलैंडो को बहुत प्यार करते थे, वो एडम ऑरलैंडो को चुपके से ऐसा शिक्षा व्यवस्था दिया कि ऑरलैंडो बड़ा होके काफ़ी स्मार्ट व्यक्ति बना, और ऑरलैंडो ने ओलिवर को चैलेंज किया। और ओलिवर जब समझ गया कि ऑरलैंडो बिल्कुल अपने बाप के पर गया है, तो वो उसने ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे कि ऑरलैंडो की मृत्यु हो जाए। ऑरलैंडो ने ही रेसलर को भेजा था ऑरलैंडो से फाइट करने के लिए, लेकिन इस ऑरलैंडो ने उस फाइट में विजेता घोषित किया गया, तो ओलिवर उसको जला के मारने के फेरा में था। ये सूचना एडम ऑरलैंडो को दे देता है, और ऑरलैंडो और एडम दोनों फॉरेस्ट ऑफ पार्डन की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य कैरेक्टर्स जो कि फॉरेस्ट ऑफ पार्डन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर एक कैरेक्टर है जैक्स। आप जानते हैं जैक्स जो एक डिस्कंटेंट लॉर्ड है, मतलब ही इज़ नॉट अनहैप्पी, इट इज़ नॉट अ हैप्पी पर्सन, और वो जंगल में सीनियर ड्यूक के साथ ही रहता है। इम्पोर्टेंट यहाँ इसलिए है कि उसने फेमस एक स्पीच दिया था या पोम गया था, ऑल द वर्ल्ड स्टेज। ये वर्ल्ड फेमस स्पीचेज है, स्पीचेज में से एक है शेक्सपियर का ऑल द वर्ल्ड स्टेज। इट इज़ क्वाइट ए लॉन्ग पोम एंड इट डिस्क्राइब्स द 7 पार्ट्स ऑफ ए मैन्स लाइफ एज एन एक्ट। तो प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है ऑल द वर्ल्ड स्टेज किसने गाया था, तो आपको बोलना जैक्स ने गाया था। और यह कहाँ मिलता है, एक्ट 2 में मिलता है। आप जानते हैं शेक्सपियर टोटल 5 एक्ट्स लिखते थे, और सीन 7 में है, और लाइन 139 से ये स्टार्ट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एमियंस, जो कि लॉर्ड है और म्यूजिशियन है। फिर यहाँ पर 2 लवर हैं, एक फीब और एक सिल्वियस। फीब एक सेफर्डिस है, गडेरिन है, और वो लव करने लगती है रोजलिंड से, रोजलिंड जो कि गैनीमेड नामक लड़का का रूप धारण करता है तब। और सिल्वियस क्या है, वो फीब से प्रेम करता है। इन कैरेक्टर्स के अलावा बहुत सारे इसमें लॉर्ड्स हैं, लेडीज हैं, पेजेज यानी नौकर हैं, म्यूजिशियंस हैं और कंट्री फोक हैं। अब हम लोग थीम्स की बात करते हैं। इस कॉमेडी में बहुत सारे थीम्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थीम्स है पेस्टोरल कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी। पेस्टोरल कॉमेडी वो कॉमेडी है जिसमें लव हो, मैरिज हो, और ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं घटते हों नेचुरल सीनरी में, जैसे जंगल हो या गार्डन हो। लव बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है विलियम शेक्सपियर में, और अधिकतर लव विलियम शेक्सपियर के कॉमेडीज में लव एट फर्स्ट साइट ही होता है।
जैसे ऑरलैंडो का लव हुआ रोजलिंड के साथ, लव एट फर्स्ट साइट। ओलिवर का लव एट फर्स्ट साइट हुआ सिलिया के साथ। जेंडर बेस्ड ये कॉमेडी है, क्योंकि देखते हैं कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में शेक्सपियर थिएटर में प्ले किया करते थे, उस ज़माने में गर्ल्स लोग पार्टिसिपेट नहीं करती थी ड्रामा में, और बॉयज़ को ही गर्ल्स का रूप धारण करके रोल प्ले करना पड़ता था। तो शेक्सपियर ने इसको आसान बनाया। वो क्या करते थे, इंट्रोडक्शन बॉयज़ को गर्ल्स के रूप में देते थे, उसके बाद में कुछ ऐसा नियम या फिर तरीका या मेथड खोज लेते थे जिससे लड़के फिर जो हीरोइन का रोल प्ले कर रहे हो फिर डिस्गाइज कर लेते थे लड़का के रूप में। जैसे इस कहानी में रोजलिन जो कि हीरोइन है, उसने गैनीमेड का रूप धारण कर लिया लड़का के रूप में, इसलिए लड़का का रोल लड़के द्वारा प्ले करना बड़ा आसान हो गया। अगला है इनजस्टिस, अन्याय पर ये थीम है। अन्याय क्या है कि छोटे भाई अर्थात फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई सीनियर ड्यूक को ज़बरदस्ती बैनिश कर लिया और उसका राजपाट छीन लिया। दूसरा अन्याय ऑरलैंडो करता है, जो कि ओलिवर के प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्क करना चाहता है। फॉरगिवनेस भी है कि अंत में फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और क्षमादान कर दिया जाता है। जैसे कि ड्यूक सीनियर ने क्षमा कर दिया अपने छोटे भाई फ्रेडरिक को, और ऑरलैंडो ने क्षमा कर दिया अपने बड़े भाई ओलिवर को। कोर्ट लाइफ एंड कंट्री लाइफ, यहाँ पर बड़ा ही बैलेंस्ड डिस्क्रिप्शन है कोर्टली लाइफ का और साथ ही कंट्री लाइफ का। कोर्टली लाइफ बोले तो राजपाट, शहर का जीवन जिंदगी जो काफ़ी देखने में तो सुखमय होता है लेकिन शो ऑफ ज़्यादा होता है, जबकि कंट्री लाइफ जो जंगली एरिया है, देहाती एरिया, जहाँ पर लोग काफ़ी सीधे साधे रहते हैं और नेचर के साथ रहते हैं, उनका जीवन काफ़ी शांतिपूर्ण होता है। दोनों का बड़ा ही बैलेंस्ड कंपैरिजन शेक्सपियर ने किया है। रिलीजियस एलेगरी एक प्रकार का एज यू लाइक इट रिलीजियस एलेगरी भी है, क्योंकि इसमें बात किया गया है एक तरह से एडम और ईव के बारे में सीक्रेटली, क्योंकि एडम और ईव शांति से पैराडाइज का ईडन गार्डन में रहा करते थे, शांतपूर्ण जिंदगी। उस समय शेर, डियर सारी चीज़ें एक साथ रहते थे, आपस में कोई भी मतभेद नहीं था। तो इसी प्रकार का जो सीनियर जो ड्यूक है, जो कि एडन नाम के फॉरेस्ट में रहते हैं, वो इसी प्रकार से वो रहते हैं। एडन के बारे में एक और बात बोलना चाहूँगा। मैरी एडन जो कि शेक्सपियर का मदर का नाम है, वो वर्कशायर के पास ही एक जंगली एरिया एडन नाम का जगह में रहती थी और इसीलिए उन्होंने अपना टाइटल में, सब टाइटल में मैरी एडन रखा है। तो हो सकता है जो एडन फॉरेस्ट शेक्सपियर वर्णन किए हैं उसी के बारे में हो, या दूसरा है कि फ्रांस में एडेने नाम का एक फॉरेस्ट्री एरिया है जो कि काफ़ी हरा भरा खुशनुमा है, तो या फिर शेक्सपियर उसी के बारे में बात कर रहे हो, या फिर सीक्रेटली वो एडन यानी एडन ऑलमोस्ट साउंडिंग द सेम का भी बात कर रहे हो। अब बात करते हैं लास्ट म्यूजिक एंड सॉन्ग। शेक्सपियर का जो कॉमेडी है एज यू लाइक इट, इसमें म्यूजिक और सॉन्ग भरा पड़ा है और आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% जो एज यू लाइक इट का है वो पोएट्री के रूप में ही लिखा गया है। आशा करते हैं कि हमारे इस प्रयास से आपको जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एज यू लाइक इट काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, और पार्ट 1 जल्दी मैं लोड करूंगा जिसमें हम एज यू लाइक इट की समरी और इसके सिनॉप्सिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।